Hello student, today in this video we will discuss about the first chapter subject accountancy revision। हम अपने फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करेंगे यहाँ पर। उससे पहले हम कुछ डिस्कस करते हैं जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है ऑनलाइन, उसके बारे में कि किस तरह के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आएंगे या क्या एग्ज़ाम्स क्वेश्चंस की टर्मिनोलॉजी होगी फॉर द एग्ज़ाम्स। ठीक है, इसमें कह रहा है कि पहला पॉइंट जैसे हमारा है, अब उसमें पहले क्वेश्चन जो होगा उसमें एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस आएंगे। वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 10 और हर क्वेश्चन का जो मार्क्स होंगे वो हर क्वेश्चन का 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, जो कि टोटल मिलाकर 20 मार्क्स के होंगे। दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अब उस वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में क्या होंगे, 5 क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे जिसमें 2 मार्क्स का ईच होगा। ठीक है, और टोटल 10 मार्क्स के होंगे। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे हमारे 15 और इंटू 2 मार्क्स के ईच के हिसाब से 30 मार्क्स के। ठीक है, तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा वो 30 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, जो कि हमारा जो इसकी टाइमिंग होगी 1 घंटे की। अब हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट क्या है और उससे रिलेटेड हमारे कुछ टर्मोलॉजीज, कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ पॉइंट्स। ठीक है, पहला हमारा है नीड फॉर अकाउंटिंग। अब यहाँ पर कह रहा है नीड फॉर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की नीड क्यों होती है, क्या वो है जिससे कि अकाउंटिंग की नीड होती है। अब कोई भी बिजनेस है, ठीक है, हर बिजनेस में हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, अब हम फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी भी चीज़ें हैं वो एक हमारे एक प्रॉपर वे में एक सिस्टम से मेंशन होंगी और रिकॉर्डेड होंगी, तभी हम अपने बिजनेस की एग्जैक्टली फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर सारी चीज़ें सिस्टम में नहीं है और एग्जैक्टली मेंशन नहीं है तो हमें वो सारी चीज़ें प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं मिलेंगी। जैसा कि यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है, एट द एंड ऑफ ईच ईयर ऑल बिजनेसमैन वांट टू नो हाउ मच दे हैव गेन और लॉस ड्यूरिंग द ईयर। कहने का मीन्स क्या है कि हर साल के अंत में हर एक बिजनेसमैन चाहता है, ये जानना चाहता है कि उसने उस साल में पर्टिकुलर ईयर में जो उसका अकाउंटिंग ईयर था। अब अकाउंटिंग ईयर कितने का होता है, 12 मंथ्स का। जो 12 मंथ्स का होता है वो हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है। ठीक है, इसमें एक अकाउंटिंग ईयर को काउंट करने के लिए हमें 12 मंथ्स कंसिडर करने होते हैं, 12 मंथ्स लेकर के चलते हैं। तो हर बिजनेसमैन चाहता है, जानना चाहता है कि उसने जो पिछले साल के उसमें पूरा साल में जो भी पैसा बिजनेस में लगाया, उस बिजनेस के पैसे के इन्वेस्टमेंट पर उसको प्रॉपर रिटर्न में क्या चीज़ मिली या उसको कितना अमाउंट उसमें रिटर्न में आया या किस तरह से उसको अमाउंट मिले। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए वो जानना चाहता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको अकाउंटिंग में इन्वॉल्व होना पड़ेगा या अकाउंटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे कह रहा है हाउ मच कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। उसने कितनी बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट की थी, एंड एट द एंड ऑफ ईयर हाउ मच अमाउंट दे आर लायबल टू पे। उसने कितनी ओवरऑल टाइम में इन्वेस्टमेंट किया बिजनेस में कैपिटल को और कितना वो पे लायबल है पे करने के लिए, जो उसकी लाइबिलिटीज बन रही है वो कितनी लाइबिलिटीज बन रही है, एंड टू हुम दे ओन इट। और ये किसको वो करना है, उसको हाउ मच इट ओन टू देम एंड बाय हुम एक्सेट्रा। कहने का मीन्स क्या है कि उसने किसको कितना अमाउंट दिया है, उससे किससे कितना अमाउंट लेना है, ये सारी चीजों के बारे में उससे थ्रू द अकाउंटिंग क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम इन शॉर्ट कहें तो इसको इन शॉर्ट में कह सकते हैं कि जो बिजनेसमैन है वो पूरे साल जो भी ट्रांजेक्शन करता है बिजनेस में, जो भी लेन देन करता है, जो भी चीज़ें सेल्स परचेजिंग और सारी चीज़ें करता है, तो उसको वो शॉर्टली जानना चाहता है कि उसकी एग्जैक्टली बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो उसके लिए वो क्या करता है, उसने स्टार्टिंग से कुछ अकाउंट्स मेंटेन किए होंगे, जैसे जर्नल है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, ट्रेडिंग P&L, बैलेंस शीट, जिसके भी यहाँ पर उसको पता चल जाएगा एग्जैक्टली उसके बिजनेस में कि क्या पोजीशन है, वो बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, उसने गेन किया है या लॉस किया है, लॉस में गया है ड्यूरिंग द ईयर,
तो वो सारी चीज़ों के बारे में उससे पता चल जाएगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग पॉइंट है हमारा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मीन्स क्या है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड communicating financial information to users for correct decision making, users for correct decision making। कहने का मीन्स क्या है कि जो अकाउंटिंग है वो एक आर्ट है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है। ये कला है जिसके बेसिस पर चीज़ों को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा इन बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। बिजनेस में किस तरह से उसके ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा, मेंशन किया जाएगा, या फिर उसको किस तरह से क्लासीफाइज किया जाएगा, किस तरह से उसको अलग सेपरेट किया जाएगा, या फिर किस तरह से समराइज किया जाएगा, इन शॉर्ट किया जाएगा उसको। शॉर्टली अगर हमें सीधा सीधा सा जानना है तो शॉर्ट किस तरह से किया जाएगा। एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जब क्लासिफाइड कर ले, वो रिकॉर्ड कर लेगा, क्लासिफाइड कर लेगा, समराइज कर लेगा, तो फिर कहीं ना कहीं और कम्युनिकेशन के बेसिस पर वो उन लोगों को कम्युनिकेट करेगा जो उसके यूजर्स हैं। अब यूजर्स में कौन होता है? इंटरनल यूजर्स भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स भी हो सकते हैं, जो कि इंटरनली बिजनेस से इंटरेक्टेड होंगे, और कुछ ऐसे पर्सन होंगे जो एक्सटर्नली बिजनेस से इंटरेक्ट होंगे, ठीक है। मतलब कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में कुछ ना कुछ ऐसे पर्सन होंगे जो डायरेक्टली बिजनेस से रिलेशन रखते होंगे, और कुछ ऐसे पर्सन होंगे जो इनडायरेक्ट वे में बिजनेस से रिलेशन रखते होंगे। जैसे हम अगर बात करें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में, तो जो कंपनी का ऑनर होता है, ठीक है, वो कंपनी का जो ऑनर है वो डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड होता है। कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं वो डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। वो जानना चाहते हैं कि वो जिसमें मान लो ऑनर है, तो ऑनर को क्या करना है, उसको ये पता करना है कि हमारे बिजनेस की क्या पोजीशन है। उसके बेसिस पर वो अपने बिजनेस की आगे डिसीजन जो भी लेने हो उसके बेस पर वो ले सकता है, ठीक है। और जो एम्प्लॉयज हैं उनको ये जानने के लिए वो रहता है कि वो जिस बिजनेस में वर्क कर रहे हैं, जहाँ पर वो जिसके अंडर वर्क कर रहे हैं, या जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो वर्क कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है, इन फ्यूचर उनका क्या फ्यूचर रहेगा, तो या वो किस तरह से उनकी क्या नाम है इंक्रीमेंट वगैरह होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में उसको क्लियर करना होता है। तो इसके लिए वो क्या है कि वो कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व होता है। तो इनडायरेक्टली, अब इनडायरेक्ट वे में कैसे, जो इसके सप्लायर्स हैं, जो गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं जरूरत रहती है कि बिजनेस की क्या पोजीशन है। जो इनके फाइनेंस प्रोवाइड करा रहे हैं, उनको भी जरूरत रहती है कि जिस बिजनेस में हम पैसा लगा रहे हैं, जहाँ पर हम फाइनेंस दे रहे हैं, वहाँ पर उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो उसके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, उसमें वो इन्वॉल्व होता है। तो ये कहीं ना कहीं जो उसके यूजर्स हैं, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को जब टैक्स चार्ज करेगी गवर्नमेंट, तो उस कंडीशन में वो क्या है, एक्सटर्नल यूजर्स की तरफ है, वो टैक्स चार्ज करेगी, तो उसको पता होना चाहिए कि बिजनेस की एग्जैक्टली क्या इनकम है, कितना अमाउंट वो जनरेट कर रहा है। इन सारी चीज़ों के बारे में उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जिसके बेसिस पर वो उसका टैक्सेशन कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। जो हमारी अकाउंटिंग है वो एक आर्ट की तरह वर्क करता है और एक साइंस की तरह भी वर्क करती है। अब कैसे वो आर्ट की तरह वर्क करती है और कैसे वो साइंस की तरह वर्क करती है? आर्ट में हम क्या करते हैं, जब हम आर्ट बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो उस कंडीशन में हम सारी चीज़ों को क्या करते हैं, बहुत नीट एंड क्लीन ड्रॉ करते हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। जब हम आर्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं और हम नीट एंड क्लीन बना रहे हैं, तो हमारी जो आर्ट होगी बहुत अच्छी पिक्चर बनकर आएगी और वो देखने में बहुत सुंदर लगेगी, ठीक है। उसी तरह से हमारे जो अकाउंट्स हैं, जो बिजनेस में सारी ट्रांजेक्शन्स हैं, वो एक नीट एंड क्लीन वे में सारी मेंशन की जाती हैं। जितनी भी चीज़ों का रिकॉर्ड किया जाएगा, जितने भी चीज़ों को उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, वो नीट एंड क्लीन और एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड किए जाएंगे। इसलिए हम उसको एक आर्ट की तरह कॉल करते हैं। अब एज वेल एज साइंस, अब वो साइंस क्यों है, उसका भी पीछे का रीजन है, उसका पीछे का लॉजिक है कि वो साइंस क्यों है, ठीक है। वो साइंस इसलिए है कि उसमें जैसे हम साइंस में एग्जैक्टली फार्मूले यूज करते हैं जो हमारे लेबोरेटरी टेस्टेड होते हैं, ठीक है। लेबोरेटरी में हम इनको टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो वो लेबोरेटरी टेस्टेड फार्मूले यूज किए जाते हैं फॉर द साइंस। कोई भी सोल्यूशन लेने के लिए, कोई भी चीज़ का वो निकालने के लिए, रिजल्ट निकालने के लिए हमें वो सारी चीज़ों को प्रॉपर फॉर्मूलों को यूज़ करते हैं, तभी हमें एग्जैक्टली रिजल्ट आता है। अगर हमारी चीज़ें प्रॉपरली और हूबहू वैसे ही यूज़ नहीं होंगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव निकल कर आएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी है
यहाँ पर भी हमारी जो साइन वो है अकाउंटिंग है वो फार्मूला बेस्ड होती है। अब फॉर्मूले क्या है कि अकाउंट्स को किस तरह से क्या डेबिट करेंगे, जैसे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट कम्स एंड क्रेडिट गोज आउट, ये बहुत सारे फॉर्मूले यूज किए जाते हैं। इसके बेसिस पर हम अपनी जर्नल एंट्रीज वगैरह को पोस्ट करते हैं। डेबिट ऑल इनकम, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ये बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं जिनके बेसिस पर हम अपनी अकाउंटिंग को कंप्लीट करते हैं। तो इसलिए हम उसको आर्ट भी कॉल करते हैं और उसको साइंस भी कॉल करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ओनली, इसमें केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है जो फाइनेंशियल नेचर की होती हैं, जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, और कोई भी ट्रांजेक्शन को हम उसमें रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है इन बिजनेस, तो उस ट्रांजेक्शन को हम वो फाइनेंशियल नेचर की होनी चाहिए, ठीक है, जिसको हम मनी में मेजर कर सकें। जैसे सपोज दैट अगर एक पॉइंट आता है, एक ट्रांजेक्शन आती है कि वीट परचेज 10 क्विंटल्स, ठीक है। अब जो वीट परचेज किया है हमने, वो 10 क्विंटल परचेज किया, ये तो हमें पता चल रहा है कि हमने कुछ परचेज किया है, बट एग्जैक्टली उसकी वैल्यू नहीं हमें पता चल रही है कि कितनी वैल्यू का हमने वीट परचेज किया है, ठीक है। तो हम उसको मनी में मेजर नहीं कर सकते। ट्रांजेक्शन्स तो हुई बिजनेस के अंदर, ठीक है, एक चीज हैपेंड तो हुई, बट एग्जैक्टली ये नहीं पता चला कि वो क्या हैपेंड हुई और कितनी वैल्यू की उसमें वो आई, क्योंकि हमारी जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जो भी चीज़ें हम अकाउंटिंग में मेंशन करते हैं, वो मनी मेजर्स होती हैं, वो मनी बेस्ड होती हैं। सारी चीज़ों को हम पैसे से कंपेयर करते हैं या पैसे से उसका वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पैसे उसकी वैल्यू नहीं पता चल रही है। यही चीज़ अगर पॉइंट आ जाता है हमारा वीट परचेज 10 क्विंटल एट द रेट ऑफ 20 पर क्विंटल, ठीक है। अब 10 क्विंटल का 20 पर क्विंटल से इंटू करेंगे तो जो अमाउंट आएगा वो उसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। 20 रुपए के हिसाब से पर क्विंटल के हिसाब से हमने 10 क्विंटल वीट खरीदा, तो वो हमारा कितने का हो गया, जो भी अमाउंट बना उसका 200 रुपए, तो वो 200 रुपए का अमाउंट बन गया, ठीक है, 10 क्विंटल वीट और 20 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से, ठीक है। तो ये 200 रुपए का अमाउंट बन गया, तो ये हमने उसको मनी में मेजर कर लिया। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्लासिफाइंग। जब हम जर्नल एंट्रीज पोस्ट कर लेते हैं, सारी चीज़ों की ट्रांजेक्शन मेंशन कर लेते हैं, जर्नल एंट्रीज पोस्ट कर लेते हैं, फिर हमको क्या करना होता है, उसको क्लासिफाइड करना होता है। हर चीज़ को एक तरफ से सेपरेट करना होता है। मान लो राम है, राम से हमने एक महीने के अंदर कई सारी ट्रांजेक्शन्स की, तो कितनी ट्रांजेक्शन की, उसका कितना, उसको पैसा, अगर हमने उसको परचेज किया तो कितना परचेज किया, उसको कितना पेमेंट कर दिया, अगर हमने उसको सेल किया तो कितना सेल्स किया, उससे कितना पेमेंट रिसीव कर लिया, ये सारी चीज़ों को हम एक साइड में एक उसमें क्लासिफाइड कर देते हैं, ठीक है। उसके लिए एक पर्टिकुलर अकाउंट तैयार कर लेते हैं कि राम से रिलेटेड अकाउंट ये हो गया, कैश से रिलेटेड अकाउंट या क्या, मतलब ओवरऑल कैश ट्रांजेक्शन हमने इसमें कितनी की, क्रेडिट ट्रांजेक्शन में कितना परचेज किया, कितना सेल्स किया, ये सारी चीज़ों को हम क्लासिफाइड कर लेते हैं, सबको सबके अलग अलग लेजर्स तैयार कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा समराइजिंग। समराइजिंग में क्या होता है कि हमने जर्नल एंट्रीज भी पोस्ट कर ली, उनको लेजर में सेपरेट भी कर लिया। अब हमें लास्ट में जाकर के हमारे बिजनेस की एग्जैक्टली सारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में नहीं पता चलेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। वो जो कॉल करेगा हमारा ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, ठीक है, उसमें हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। उसके बेसिस पर हमारी सारी चीज़ें पता चलेंगी, कितने की हमने गुड्स परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर, कितने का हमने गुड्स सेल किया, कितनी हमारे एसेट्स हैं, कितनी हमारी लायबिलिटीज हैं, ये सारी चीज़ें समराइज होकर के एक जगह पर आ जाएंगी। सारी चीज़ों की वैल्यू, टोटल वैल्यू निकल करके एक जगह पर आ जाएगी, कितना हमने सेल्स किया, कितना हमने परचेज किया, क्या हमारी एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज हैं, कितना हमारे पास कैश है, ये सारी चीज़ें एक तरह से क्लियर होकर के आ जाएंगी। तो ये किसके बेसिस पर होगा, ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट के बेसिस पर। आगे कह रहा है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग आर आल्सो टर्म्ड एज प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग साइकिल, ठीक है। इसको हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग साइकिल कॉल करते हैं, ठीक है। अब वो अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है, हमारा जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन से स्टार्ट होता है, पहला पॉइंट हमारा ट्रांजेक्शन, ठीक है। जब हमारे ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन से हम क्या करेंगे, जर्नल बनाएंगे। अब यहाँ पर एक एरो शो कर रहे हैं हम, यहाँ पर कुछ और पॉइंट है। अब इसका मतलब यहाँ पर क्या है, पहले तो हम इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। जब हमारा बिजनेस स्मॉल स्केल का होता है तो हम सारी ट्रांजेक्शन्स को इजीली जर्नल में मेंशन कर सकते हैं, जर्नल में पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा जब स्मॉल स्केल का बिजनेस होगा तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होंगी वो कम होंगी, ठीक है।
जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कम होंगी तो हम उनको इजीली जर्नल में यूज कर सकते हैं, जर्नल में मेंशन कर सकते हैं। बट जब हमारा लार्ज स्केल का बिजनेस होता है तो वहां पर ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स भी उतनी ही ज़्यादा होती हैं, तो उन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन करना और मेंशन करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, अदर सब्सिडी बुक्स की हेल्प लेनी होती है। तो वो सब्सिडी बुक्स हमारी कॉल की जाती हैं ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्रीज, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज या ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्रीज, कुछ भी कॉल कर सकते हैं। उसमें क्या है, कैश बुक, परचेज बुक, ये कुछ ऐसी बुक्स हैं जिनके हेल्प के बेसिस पर हम जो लार्ज स्केल का बिजनेस है उसको इजीली मेंटेन और मेंशन उसमें सारी ट्रांजेक्शन को कर सकते हैं। जैसा कैश बुक है, परचेज बुक है, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है, बिल्स रिसीवेबल बुक है, बिल्स पेबल बुक है और जर्नल है। अब कैश बुक में क्या है, कैश बुक में सारी कैश ट्रांजेक्शन, चाहे वो कैश परचेज हो, कैश सेल्स हो, या कैश रिसीव किया हो, कैश पेड किया हो, सारी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन इसमें मेंशन की जाएंगी। परचेज बुक में केवल क्रेडिट परचेज ट्रांजेक्शन ही मेंशन की जाएंगी। इसी तरह से सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स ट्रांजेक्शन मेंशन की जाएंगी। जर्नल प्रॉपर में अब हमें जर्नल में मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा था स्मॉल स्केल का बिजनेस है तो हम डायरेक्टली सारी ट्रांजेक्शन जर्नल में मेंशन कर देंगे। अगर हमारा लार्ज स्केल का तो इन अदर सब्सिडी बुक की हेल्प लेंगे। परचेज रिटर्न बुक, जो भी गुड्स हमने परचेज किया, अगर हमें किसी भी रीजन से उसको रिटर्न करना पड़ रहा है तो उसको हम रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक में मेंशन कर देंगे। इसी तरह से अगर कोई भी हमने गुड्स सेल किया था और वो किसी रीजन से रिटर्न हो रहा है तो वो हमारा सेल्स रिटर्न बुक में चला जाएगा। बिल्स रिसीवेबल, कोई भी बिल वगैरह है तो वो बिल्स रिसीवेबल बुक में पोस्ट कर दिए जाएंगे। कोई बिल्स पेबल बुक, अगर बिल्स पे करने हैं तो बिल्स पेबल बुक में चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में इन सब भी बुकों से ट्रांजेक्शन पोस्ट होने के बाद में जो बचता है वो हमारा जर्नल प्रॉपर में चला जाता है। कहने का मीन्स क्या है कि जब हमारा बिजनेस लार्ज स्केल का होगा तो हम ये 8 बुकों को मेंटेन कर रहे होंगे। ठीक है, और स्मॉल स्केल का बिजनेस होगा तो नॉर्मली हम पहले जर्नल बना रहे होंगे। अब इन बुकों के बाद में हमारा नेक्स्ट सेकंड स्टेप होता है लेजर बनाना। इन बुकों के बाद भी हमें लेजर बनाना है। अगर हम जर्नल से डायरेक्ट जर्नल बना रहे हैं, स्मॉल स्केल का बिजनेस है, तो उसके बाद भी हमें लेजर बनाना है। तो कहने का मीन्स क्या है कि अगर हम इस प्रोसेस से होकर के निकलेंगे, लार्ज स्केल का बिजनेस है तो सेकंड स्टेप हमारा जर्नल लेजर होगा। ठीक है, अगर हम इसके बेसिस पर चल रहे हैं तो जर्नल के बाद हमारा लेजर होगा। ठीक है, उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ लेजर्स। ठीक है, उसके बाद में हम उन्हीं लेजर्स की हेल्प से, वो ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम अपना ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट तैयार करेंगे, जो कि हमारी, जिसको हम कॉल करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमारे साल के अंत में हर आफ्टर 12 मंथ्स तैयार की जाती है एट द एंड ऑफ ईयर। ठीक है, 12 महीने का ट्रांजेक्शन वो होती है, पीरियड होता है। उस ट्रांजेक्शन पीरियड के बेसिस पर हम उसको 12 मंथ्स के बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, जिसको हम कॉल करते हैं फाइनेंशियल ईयर। जो हमारी क्या नाम है, एक ईयर में 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी तो उसके नेक्स्ट ईयर में जाकर 31 मार्च को हमारी एंड हो रही होगी। तो 31 मार्च को जब हम अकाउंट मेंटेन करेंगे तो वो हमारा ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट तैयार की जाएगी, जिसके बेसिस पर हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन एग्जैक्टली क्या है। था हमारा इसका रिवीजन पार्ट जो हमने फर्स्ट चैप्टर से लिया है।